नमस्कार, मैं पूर्वा त्रिवेदी कला मंच कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री विजय दत्त श्रीधर जी को। ये एक वो जाना पहचाना नाम है जिनके आगे अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्मश्री के साथ साथ ही अनेक पुरस्कार इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। या यूं कहे हिंदी पत्रकार, पत्रकारिता इतिहास के अद्वितीय एवं महान लेखक हैं। वे भोपाल स्थित माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी इस यात्रा को जानना चाहूंगी जो आपने प्रारंभ से शुरू की है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, श्री अमृतलाल बेगड़ जी। ये नर्मदा यात्री थे। जी जी। नर्मदा के यात्रा वृत्तांत की 3 पुस्तकें लिखी हैं। जी जी जी। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीने नर्मदा। जी जी। इनमें सौंदर्य की नदी नर्मदा के लगभग सभी भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए। जितनी भाषाओं में अनुवाद हुए उन भाषाओं का सर्वोच्च पुरस्कार उस कृति को मिला है। हम उन्हें इस बार इसलिए करना चाह रहे हैं यहाँ अपनी बात की शुरुआत में कि बेगड़ जी जब शांति निकेतन में फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी थे, एमए फाइन आर्ट्स, तो एक महान चित्रकार आचार्य नंदलाल बसु ये उनके गुरु थे। इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया। उसके बाद बच्चे अपने गुरु का आशीर्वाद लेने गए और उन्होंने पूछा कि गुरुजी, अब हम लोगों को अपने कार्यकारी जीवन में प्रवेश करना है, आप कोई हमको संदेश दीजिए, कोई मार्गदर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य जी ने उनसे ये कहा कि देखो बेटे, जीवन में सफल होने का उद्यम तो सभी लोग करते हैं, तो कोशिश ये करना कि तुम्हारा जीवन सार्थक बने। तो जीवन को सार्थक बनाने का जो मंत्र है, यही मंत्र कहे अनकहे हमारे जीवन का भी एक तरह से प्रेरक मंत्र बन गया। 1982 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अभी भी हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर शिव कुमार अवस्थी। जी जी जी। उन्होंने एक काम सौंपा मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास लिखने का। अपने कुछ मित्रों के सहयोग से, अलग अलग मध्यप्रदेश बहुत बड़ा था उस समय, छत्तीसगढ़ी मध्यप्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य भारत वाला इलाका, फिर आपका भोपाल वाला इलाका, महाकौशल, छत्तीसगढ़, विंध्य, ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांट के कुछ मित्रों के सहयोग से काम पूरा किया। फिर जब काम पूरा हो गया तो ये हुआ कि अब इसको संपादन करना है किताब का, और किताब ऐसी बने विद्यार्थियों के लिए जिसमें प्रामाणिकता हो। तो फिर हमारे जो तथ्य आए थे उनकी पुष्टि करना चाहिए। तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, जो समय पुराने समय से हमारे प्रकाशन केंद्र हुआ करते थे। उस समय एक बात समझ में आई कि ये जो सामग्री है, ये कहीं ना तो कोई पुस्तकालयों में है, ना कहीं अभिलेखागारों में है, ये सामग्री तो लोगों के निजी संग्रह में है। और ये संग्रह कौन से? ऐसे परिवार जिन्हें अपन विद्या अनुरागी या विद्या व्यसनी भी कह सकते हैं, जिनके लिए विद्या ही एक व्यसन है, उन परिवारों में एक पीढ़ी 2 पीढ़ी से ये सामग्री सुरक्षित थी। लेकिन उसकी जो दशा थी वो बहुत खतरनाक थी और चिंता में डालने वाली थी कि कागज सूख रहे थे, कई बार जोर से ऐसा पलट देते थे तो टूट जाते थे। अच्छा। तो ये लगा, तो हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान जो हमारे आदर्श भी रहे, पंडित रामेश्वर गुरु, ये कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, उनके बड़े बेटे। तो ये बातचीत के दौरान ये चिंता साझा हुई कि इनको एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने इतिहास की कड़ियां प्रामाणिक तौर पर मौजूद रहे। ये यहाँ से ये विचार शुरू होता है। और पंडित माधवराव सप्रे, क्या उन्हें कर्मयोगी कहें, कृतिव्रती कहें, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, उनके नाम पर ये संग्रहालय बना। और जब इसका उद्घाटन हुआ 1984 में,
तो कुल मिला के 73 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएं हमारे हाथ में थी जी। तो ऐसे करके तो सपने संग्रहालय की यात्रा शुरू होती है। इस पर विस्तार में बाद में बात करेंगे। जी जी जी। पहले मैं आपको एक बताऊं कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जी। हमारा गांव है नरसिंहपुर जिले में बोहानी, वो मेरा जन्म स्थान। अच्छा अच्छा जी सर। बोहानी दानवीरों का गांव है जी। वहाँ चौधरी राघव सिंह, ये हमारे गांव के मालगुजार थे पुराने। जब देखा हमारे पूरे जिले में 4 हाई स्कूल थे, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवाड़ा और गोटेगांव। शहरों से बड़े किसान अपने बच्चों को भेजने में डरते थे कि शहरों में बिगड़ जाते लड़के। अच्छा, लड़कियों की पढ़ाई का उस समय बहुत ज्यादा चलन नहीं था गाँव में। जी जी जी। और फिर पत्रकारिता तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो संयोग की बात ये थी कि उस समय उन्हें प्रेरणा ये हुई कि उन्हें एक स्कूल, हाई स्कूल यहाँ खुलवाना चाहिए। तो 256 एकड़ जमीन, हमारे यहाँ की जमीन बहुत उर्वर होती है, एशिया की सबसे उर्वर जमीन हमारे यहाँ करमेटार में है। 256 एकड़ जमीन, 16 जोड़ी बैलों से जुते हुए हल और बखर। अच्छा। और अपनी पूरी बाखल ना महल उनका जी। और पूरे कृषि के उपकरण, ये सारे उन्होंने दान कर दिए 1954 में। अच्छा जी। हाँ, तो हमारे हाई स्कूल खुला, शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक शाला बोहानी। इस दान अपने समय का सबसे बड़ा दान था उस समय जी। हाँ। परिमाण में ये हरि सिंह गौर के दान से कम नहीं था जी। गौर साहब ने सागर में विद्यालय खुलवाया। हाँ, जी। इसको दान ग्रहण करने के लिए उस समय के मध्य प्रांत, CPN बनार कहते थे, नागपुर में राजधानी थी, तो मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल आए। रविशंकर शुक्ल का वैसे तो व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलते, ग्रीक देवताओं के चित्र मिलते हैं, उस तरह की सुंदर पर्सनालिटी, ऐसे 6 फीट और बड़ा गोरा रंग और शानदार, लेकिन उनके पूरे बाल सफेद, भौहें सफेद, मुंह सफेद। वो आए तो हमारे नरसिंहपुर जिला बीच में भंग हो गया था और उसको होशंगाबाद जिले में लाया गया था। उसका भी किस्सा सुना हुआ। तो वो आए, उन्होंने पूछा कलेक्टर से, राजपूत साहब कलेक्टर थे, उनसे पूछा क्यों भाई राजपूत क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ हमने एक चौपाई बिछा दी है, वो 4 पाए वाली, उसके ऊपर मखमल की गद्दी डाल दी कि हमने एक चौपाई यहाँ आप बिराजेंगे और बीच में ये पूजा पाठ का उनका वो है, और यहाँ सामने एक पटिया बिछाया, पटा। हाँ जी। उस पर भी मखमल की गद्दी है। हाँ। यहाँ मालगुजार साहब बैठेंगे। तो बड़ा मुस्कुराहट से, बड़े बड़े लोग थे ये। हाँ। तो बड़ी मुस्कान के साथ वो कहते क्या जी बेवकूफ हो, तो बेचारा कलेक्टर कितनी है से मुख्यमंत्री कह रहा है, घबरा गए। 1 मिनट बाद वो बोले कि ये बताओ क्यों मालगुजार साहब दान देने वाले हैं तो उनका हाथ ऊंचा रहेगा, मैं दान ग्रहण करूंगा तो मेरा हाथ नीचे रहेगा, ऊपर चौपाई पे वो बैठेंगे, नीचे मैं बैठूंगा। और उस समय मैं समझता हूँ मैं शायद 6-7 साल का था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपनी ऐसी झोली, ऐसे कुर्ता ऐसा फैला के और नीचा सर करके उसमें दान पत्र ग्रहण किया था। आज भी हम लोग रोटे खड़े हो जाते हैं कि बड़प्पन, क्या बड़प्पन दिखाया कि वो दानदाता हाथ उनका ऊपर, मैं दान ग्रहण करने वाला मेरा हाथ नीचे। ऐसे कुछ चीजें हमारे दिमाग में। जी 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 जी। हमारे गांव में नरसिंहपुर जिले में, क्या होशंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनमें से एक गांव हमारा भी था। अच्छा अच्छा जी। एक हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी। उन्होंने एक बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा था। उस समय वो मैं समझ 16-17 साल के रहे होंगे, लेकिन चाल बहुत तेज थी जी। तो ऐसे 10 बच्चे चुने गए, वो डंडा एक हाथ में एक हाथ में ऐसे पकड़े और ऐसे 5 इस तरफ और बीच में गांधी जी की मोटर। अच्छा। 1 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी का एक ऐतिहासिक दौरा हुआ था, हरिजन दौरा कहते हैं उसको, नरसिंहपुर पूरे मध्य प्रदेश पूरे में उन्होंने किया था, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। और हरिजन दौरे का उद्देश्य ये था, गांधी जी इस निश्चय में पहुंच चुके थे कि ये हमारे समाज का सबसे श्रमशील तबका है, इसके साथ इसे मुख्य धारा में शामिल करिए, इसके साथ ही अछूत ये सारा व्यवहार बंद होना चाहिए क्योंकि हमारे भाई हैं ये। और ऐसा समाज जिसमें इतना श्रमशील तबका बाहर चला जाएगा तो समाज की अस्तित्व क्या रह जाएगा, ये गांधी जी का सोच था। और इसी के लिए अलग जगह नहीं गांधी जी निकले थे। तो 1 दिसंबर 1933 को इटारसी से पैसेंजर ट्रेन से गए करेली,
अच्छा। करेली से उतरे, हाँ। वहां से मोटर से गए बरमान घाट, नरसिंहपुर अच्छा। जिले में बरमान नर्मदा तट का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ, जी। मकर संक्रांति से हाँ, बसंत पंचमी जी, तक। बसंत पंचमी तक, जी। तो वहाँ गए, वहाँ उस समय पक्का पुल सवाल नहीं, कच्चा पुल भी नहीं बनता था, तो नाव से उस पार जाते थे। उन्हें उस पार जाके ये देवरी के पास सागर जिले में अनंतपुरा करके गाँव है, वहाँ के लोगों ने स्वतः स्फूर्त अपनी शिक्षा से खादी ग्रामोद्योग काम पूरा गाँव भर लग गया था उस काम में। अच्छा। तो गांधी जी को लगा कि इन बच्चों की पीठ पे हाथ यदि हम थपथपा देंगे तो ऐसा हौसला और भी लोगों को बढ़ेगा। वहाँ जाना था। अब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उत्तर प्रदेश में केवट होते हैं, हाँ, मध्य प्रदेश में वो काम ढीमर करते हैं हमारे हाँ, बुंदेलखंड में, जी। महापुरुषों में। हाँ। तो ढीमर ने उनसे कहा कि मैं नाव पे तो नहीं चढ़ाऊंगा, पहले मैं आपके पाँव धोऊंगा। अच्छा। अब आप रामायण का याद करिए, मांगी जी, नाव न मतलब केवट रामायण का आना, प्रसंग वहाँ दोहराया जा रहा था। जी, मांगी नाव न केवट जी, आना। जी, जी। आप देखिए, और गांधी जी, अच्छा गांधी जी ये पाखंडी नहीं थे, मानव वचन कर्म से एक थे, जी, निर्मल हृदय और पक्के वैष्णव, सनातन धर्म में दृढ़ आस्था, छुपाते नहीं थे, लेकिन उनकी दृढ़ आस्था किसी दूसरे धर्म के प्रति असम्मान की नहीं थी। हाँ। हमारा धर्म हमें स्वीकार है, हाँ। हम उसके धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों को आपका सम्मान धर्म भी सम्मानीय। ये गांधी जी थे। जी। उनके मन में यह है कि नर्मदा को तो लोग माँ कहते हैं, नर्मदा को लोग देवी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं, तो हम नर्मदा के जल से अपने पाँव कैसे धोने लगे? तो गांधी जी का ये नहीं हो सकता। और वो कहे ढीमर के हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे। पूरे नर्मदा तट पे सन्यासियों के डेरे हैं जगह जगह, रिटायर हो जाते, कई लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, बड़े किसान हैं, बड़े अफसरों के रिटायर होके आ गए, अपना घर उन्हें बच्चों को सौंप दिया और जाके नर्मदा तट पे बैठे, कुटिया बना के डटे हैं, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना और वहीं भगवान नर्मदा को भगवत भजन करना। एक ऐसे बुजुर्ग सन्यासी ने कहा कि गांधी जी ऐसा हो सकता है कि पहले आप नर्मदा जी की पूजा कर लें, हाँ। और उनसे क्षमा मांग लेके और फिर इसकी भी जिद पूरी कर दें, तो आपका धर्म निभाएगा और उसकी जिद पूरी हो जाएगी। और ऐसा हुआ। हमारे पिताजी से चश्मदीद गवाह थे, साक्षी थे। इसके आधार पर हमने एक चित्र बनवाया, संग्रहालय में लगा हुआ है। कोई फोटोग्राफर तो लेके चलते नहीं थे गांधी जी, आजकल जैसा होता नहीं था, सोशल मीडिया में सेल्फी भी नहीं होती थी। तो यह हुआ, पांव धोए गए, उसने प्रसाद की तरह चरणामृत बटता, जैसे अपने पूजा पाठ होती है, ऐसा चरणामृत की तरह बटा वो। वो क्या दृश्य रहा होगा। उस समय कोई अखबार भी ज्यादा नहीं चलते थे, रेडियो टीवी भी नहीं होते थे, उस समय सोशल मीडिया की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में अपढ़ हो, गरीब हो, दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हो, सबके मन में महात्मा गांधी की छवि लोक देवता की तरह बन गई थी। ये इस बात का गवाह है। ये प्रायोजित नहीं था, ये प्राइज, हाँ, ये भावना है, स्फूर्ति भावना, और ये देश की भावना, देश की भावना। अब हमारे यहाँ का हम संग बताते हैं नरसिंहपुर जिला टूटने का, बड़े मजेदार किस्से हमारे यहाँ। जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ हरि विष्णु कामत डिप्टी कमिश्नर थे, कलेक्टर का पद नाम उस समय डिप्टी कमिश्नर था। तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहां से लौटने में उन्होंने इनको तार किया कि भाई तुम हमको ट्रेन में मिलो। तो वो बॉम्बे हावड़ा मेल से जा रहे थे, उस समय गाड़ियां भी बहुत कम होती थी। तो वो उतरे स्टेशन पर, वो खड़े हो गए और कामत साहब पहुंच गए। दोनों का परिचय था, ये भी ICS थे और वो भी ICS में सेलेक्ट हुए थे। इनने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। खूब बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो भाई कामत, अब देश की सेवा में जुटो, ये क्या करना है। गाड़ी 5-7 मिनट लेट हो गई। लेट किस कारण से हुए, ये कारण जब गया तो जबलपुर में कमिश्नर ने उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा भेज दिया और नरसिंहपुर जिला ही भंग हो गया, उसको होशंगाबाद जिले में ला दिया गया। ये तो आपने अपनी जो पढ़ाई नरसिंहपुर से ही, बोहानी गांव से, हमारा हाई स्कूल खुल गया था जी। तो बोहानी में हमने पढ़ाई की पूरी। एक अच्छी चीज बताते, उस समय कैसे होता था। आजकल तो 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी हो जाती है। हाँ, छुट्टी। हमारे यहाँ तो जब स्कूल से वो चला करता था तो सवेरे 6 बजे से प्रभात फेरी निकलती थी। जनवरी में बहुत ठंड होती थी जी। और 15 अगस्त से प्राय पानी गिरता था खूब। हाँ। लेकिन कोई छाता नहीं, कुछ नहीं। और हमारे एक स्वतंत्र संग्राम, मेरे पिताजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, पंडित सुंदरलाल श्रीधर, वो जेल में भी रहे।
बाद में उन्होंने राजनीति की तरफ नहीं गए, उन्होंने खादी ग्राम उद्योग इसी की रतौर गतिविधियों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये गांधी जी का आह्वान था, सब लोग यदि राजनीति करोगे तो देश की सेवा कौन करेगा। तो गांधी जी ग्राम स्वराज वाले थे। एक बाबूलाल वर्मा थे, तो वर्मा जी हमारे यहाँ वो भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी जेल में रहे थे। तो वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सामने झंडा लेके, और जब वो चलते थे और क्या रागनी थी उनकी, और पूरे बच्चे, गांव के लोग, अध्यापक सब उनके पीछे पीछे पूरे गांव की परिक्रमा करते थे। ये हमने वातावरण देखे हैं और ये वातावरण मिलते नहीं है। हमारे एक वो थे नर्मदा दास जाटव, ये हमारे 57 से 62 विधायक भी रहे। तो जाटव मतलब पहले जिलों में ऐसा भी होता था, जहाँ जिस जिले की आबादी में हरिजन आबादी ज्यादा होती है एससी वाली, तो वहाँ एक सीट जनरल होती थी, उसके साथ एक रिजर्व सीट भी होती थी, उसमें एक में 2 12 कांस्टिट्यूएंसी सिस्टम था वो। तो नर्मदा दास जाटव थे, ईश्वर की कृपा थी, सरस्वती कृपालु थी, बहुत अच्छा कंठ था, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा सब बजाना आता था उनको। और हम लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी चीजें, वो जो नौटंकी करते थे, कभी रामलीला हो रही है, कभी नाटक हो रहे हैं, कभी नौटंकियां हो रही हैं, तो उनके जरिए हम लोगों ने जाना कि ये भक्त ध्रुव कौन है, भक्त प्रहलाद कौन है, ये अमर सिंह राठौर क्या है, ये हरिश्चंद्र तारामती क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसी के माध्यम से पता चलती थी। और अध्यापक भी ऐसे होते थे, स्कूल में कुछ ना कुछ कार्यक्रम हर महीने 2 महीने होते रहते थे, कभी तुलसी जयंती हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो हम लोगों ने हिंदुस्तान के महापुरुषों के बारे में भी हमें स्कूल में बता दिया गया था, और ये पाठ्यक्रम में नहीं बताया था। आजकल जैसे लोग कहते हैं ना पाठ्यक्रमेतर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, तो ये सारी चीजें, ये हमारा बैकग्राउंड था। घर में हमने जब होश संभाला तो हमारे घर में 4-5 अलमारियां भर के किताबें थी। हमारे पिताजी भी बहुत पढ़ने वाले थे, वो हमारी माताजी भी बहुत पढ़ने वाली थी। तो वहीं से सर हम लोग बाबूजी और जीजी कहते थे, और हाँ हमारे पिताजी हम बाबूजी कहते थे और माँ से जीजी कहते थे। तो बाबूजी करमिल में लिखा करते थे, संवाद नरसिंहपुर जिले से। फिर जब 1942 में ये आंदोलन चल रहा था तो भूमिगत बुलेटिन निकाली थी गिरफ्तारी की पहली। तो कहीं ना कहीं संस्कार तो इस तरह से कहीं हमारे संस्कार जो थे वही इसमें प्रतिफलित हुए। जबलपुर गए, पढ़ाई पूरी हुई, और जैसे ही मौका मिला और हमको देश बंधु में काम करने का अवसर मिला तो हमने अपना पत्रकारिता को हमने क्षेत्र चुन लिया। उससे पहले हम पढ़ाई के खर्च निकालने के लिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में के एग्रोनॉमी विभाग में हम नौकरी भी करते थे। तो दिन में नौकरी करते तो रात में पढ़ते थे। उस समय स्वाध्याय परीक्षा की अलाउ नहीं थे। स्वाध्याय केवल 2 होते थे, या तो अध्यापक कोई हो तो अपना वो पढ़ाने के लिए करें, एक तो ये होता था, और दूसरा ये होता था कि महिलाओं के लिए अलाउ था। महिलाओं के लिए था, महिलाएं और अध्यापक ये प्राइवेट बैठ सकते थे। उस समय का जब दौर था, जब आप पत्रकारिता में आए थे, उस समय तो महिलाओं की क्या मतलब नहीं थी रुचि रहती थी, और कितना ये तो 80 के दशक में कभी आना शुरू हुआ महिलाओं का। पहले भी कभी रही है, ऐसा नहीं कभी नहीं रही। हमारे यहाँ तो महिला पत्रकारिता की बड़ी भारी विरासत है, बड़ी पृष्ठभूमि है। तो ये जब हम लोग देखते थे तो एक और चीज होती थी उस समय, ये जो आजकल होता है ना सनसनी, इस समय जो लोग कहते हैं मजाक में कि हमारे यहाँ नेता और अभिनेता, साधु सन्यासी, क्रिकेट, सिनेमा और विकृत ढंग से सेक्स, विकृत ढंग से सेक्स विकृत नहीं है, जहनियत विकृत है जो हमें आज फैला रही है। तो ये जो आज हो रहा है ये उस समय नहीं होता था। हम लोगों को यदि हमने शीर्षक मान लीजिए कभी दुष्कर्म की कोई खबर आ गई और प्रथम पृष्ठ पे ले लिया तो इसी पर हमारा संपादक आपत्ति करता था, ये कहीं भीतर डाल देते। पहले पेज पर यदि किसी ने उसमें डबल कॉलम लगा दी खबर और बलात्कार शब्द का इस्तेमाल कर दिया शीर्षक में, तो वहां से वो संचालक भी कहता था कि भाई घरों में जाता है, अपने यहाँ माँ बहन बच्चे बेटियां सब एक साथ पढ़ते हैं, ये क्या तरीका है। ये माहौल था जिसमें हम लोगों पत्रकारिता दोस्ताने होते थे, नेताओं से भी होते थे, अधिकारियों से होते थे,
और भी समाज के बारे में अन्य तबकों से होते थे, क्योंकि समाचार स्रोत तो उन्हीं से थे, खबरें तो वहीं से आती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमारे सर पे सवार हो जाएं। और उनके मन में ये प्रवृत्ति नहीं आती थी, न संचालक के मन में ये प्रवृत्ति थी और न हमारे मन में प्रवृत्ति थी। तो इस तरह का एक बड़ा अच्छा वातावरण था। एक और था, अच्छा जैसे रंजिश के वातावरण होते, प्रतिस्पर्धा नहीं होकर प्रतिद्वंद्विता बन गई। और अब तो एक तरह से रंजिश क्या, पहले नहीं होता था। हमारे अखबार में हमने यदि कोई अच्छा लिखा है, एक तो बड़ी मुश्किल से नाम मिलता था उसके ऊपर, नाम दैनिक परंपरा नहीं थी, लेकिन लिखा है तो दूसरे अखबारों के संपादक और हमारे दूसरे सहयोगी होते थे, वो फोन करके बधाई देते थे, भाई बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। और ये भी करते थे कि इसमें लिखा है, इसमें आपने तथ्यों की 3 गलतियां कर रही हैं। बताते भी थे कि क्या तथ्य हैं। हमारे अपने प्रूफ रीडर ने हमको एक बार झिझकते कह भैया यदि आप नाराज नहीं हो तो एक बात बताएं। उनका बोलो। तो कह आप जो प्रतिद्वंदी लिखते हो ये तो गलत लिखते हो। अच्छा। क्योंकि इसमें दोनों दाम में हुआ लगेगा। वो प्रतिद्वंदी नहीं होता, प्रतिद्वंद्वी होता है, द्वंद्व। तो ये ऐसा एक सकारात्मक वातावरण था। इसी बीच में हमारा एक दूसरा काम ये शुरू हो गया। वो सिर्फ आपने कैसे इस और आने की आपने वो किताब जो हमने हिंदी ग्रंथकार में लिखी, उस समय दुर्दशा का एहसास हुआ। और गुरुजी जैसे विवेकवान व्यक्ति हमारे तरह एक ऐसे भाई भाव की तरह हमारे सर के हाथ रखे खड़े हुए, तो फिर ये हुआ कर सकते हैं। शुरू में उसमें भी यहाँ लोगों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये क्या कबाड़े का रद्दी का काम में लगे हैं, इनका इतना प्रभाव है, इनकी इतनी जान पहचान, कोई धंधा अच्छा करें, ये क्या कबाड़े के धंधे में लग गए। आलोचनाएं भी मतलब सुनी आपने उस कार्य, मजाक उड़ाते, वो समाज में स्वाभाविक कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन 1 साल के प्रयासों के बाद ये हुआ था कि हमारे साथ एक टीम बनना शुरू हो गई। सुरेश शर्मा, शौकत रमूजी, हार्डिकर जी, ये इनसे सबसे कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने मिला। सुरेश शर्मा का उत्साह बहुत अद्भुत था। शौकत रमूजी तो एक बड़े, उन्हें अपने पिताजी बड़ा अभिमान था। मुल्ला रमूजी के बेटे, जो संस्कृत विभाग का भवन का नाम है ना, हाँ, मुल्ला रमूजी संस्कृत भवन, और गुलाबी उर्दू मशहूर थी। वो हार्डिकर दादा जो थे वो ब्रिटिश नावी से रिटायर हुए थे, और हार्डिकर दादा ने चाबी लगा दी गेट में, तो आप घड़ी मिला लो 10 बज गए हैं। 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। यहाँ संतोष शुक्ला जी थे, जनसंपर्क विभाग बड़े अधिकारी थे, रिटायर हुए। अखबार वालों ने चाहा कि वो उनके यहाँ चले जाएं, सलाहकार हो जाएं, और पैसा भी बहुत देने तैयार थे। वो बहुत ही कर्मठ और बड़े योग्य व्यक्ति थे वो। उन्होंने कहा नहीं, नौकरी अब कर ली, पेंशन मिली, उतना पर्याप्त है, अब मैं कुछ अपने आत्मसंतोष के लिए काम करूंगा। और वो सपने संग्रह जुड़े, 10 साल सपने संग्रह रहे। तो ये जो इन लोगों की जो ट्रेनिंग है वो संतोष शुक्ला जी ने दी थी। अच्छा जी। वो हमारे बस की बात नहीं थी। हमारे दिमाग में था जहाँ से जो मिल रहा है इकट्ठे करना। फिर ये था कि लोगों को ये चीजें पैसे से नहीं आती, ये आती भरोसे से। तो धीरे धीरे लोगों को ये भरोसा हो गया कि हमारे हाथ में जो चीज आएगी वो सुरक्षित होगी, अगली पीढ़ियों के लिए बचाई रखी जाएगी, इसको नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, और हाँ, इसका किसी तरह का दुरुपयोग नहीं होगा। कई साल लगे भरोसा को पैदा होने में। उसके बाद तो ये हुआ, आज सपने संग्रहालय में हिंदुस्तान के 1000 से अधिक परिवारों की धरोहर जमा है। ये उनकी बौद्धिक धरोहर है, ये उनकी अमानत है। और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी किताब आती है उस किताब पर हम एक सील लगा के रखते हैं उनके नाम की। अच्छा। और हमारे यहाँ सपने संग्रहालय के दरवाजे पर एक सूची बनी हुई, जिन्हें प्रमुख जो हमारे यहाँ दानदाता हैं उनके नाम की एक सूची बनी हुई। इनसे हमें प्राप्त हुआ है सब, ये इनकी अमानत है। हमारा बस ये है कि हम इसके संयोजक बन गए। नाम इसलिए हो गया कि हम आगे थे, तो हमारा चेहरा सामने था, तो हमें श्रेय मिल गया। जो ये काम करता ये श्रेय उसी को मिलता। हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है कि इस एक महान ज्ञान तीर्थ की स्थापना के काम में उसने हमें निमित्त बना दिया। ईश्वरी कृपा है। और वो 1000 परिवार जिन्होंने हमारे लिए इन सामग्री का दान किया, ये उनका उपकार है हमारे ऊपर। हम कैसे उसके केवल एक ट्रस्टी होते हैं, और उस ट्रस्टी की तरह हम उसको सजा के संभाल रहे हैं। अब सपने संग्रहालय के यदि आप देखेंगे तो 1,66,222 पुस्तकें। अच्छा, और पुस्तक कौन सी? 222। हाँ, हिंदी साहित्य।
अच्छा। उर्दू साहित्य, जी। संस्कृत साहित्य, जी। अंग्रेजी साहित्य, जी। मराठी साहित्य, गुजराती साहित्य, ये तो भरपूर है। जी। इसके अलावा अन्य भाषाओं का भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जी। फिर इसमें राजनीति विज्ञान, जी। इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, इन विषयों की भी हैं। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम और नव जागरण आंदोलन, जी। जी। ये और भारत के महापुरुष इस दौर के जो नव जागरण काल के हैं, जो पिछले 200, 250, 300 साल में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और इस देश को नेतृत्व दिया है, देश का मार्गदर्शन किया, देश को आगे बढ़ाया है, उनके बारे में जितनी सामग्री हमारे यहाँ है उतनी अपने संग्रहालय में है, उतनी बहुत कम जगह उपलब्ध होगी। हमारे पास आप लोग टीवी में या पिक्चर में, सिनेमा में कई बार होता है किसी दृश्य है, कोई ऋषि बैठे हैं पढ़ रहे हैं, जी। 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 और वो उनके सामने पोथी रखी है, हाँ। और वो ऐसे पन्ने पलट रहे हैं, उसमें कोई जिल्द नहीं होती थी, उसमें कोई सिलाई नहीं होती थी, बाइंडिंग नहीं होती थी, एक एक पन्ने। वैसी 500 पोथियां दुर्लभ हमारे यहाँ हैं। अरे वाह, मतलब 3000 हस्तलिखित पांडुलिपियां। ये लोग जानते हैं, लोग पांडुलिपि समझते हैं कि हमने कोई कविता किताब लिखी उसको टाइप करा के दे दिया, लोग उसे पांडुलिपि कहते हैं। हाँ। हमारे हस्तलिखित पांडुलिपियां 3000। जी। 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 फिर बहुत सारे हमारे यहाँ महापुरुष हैं। राहुल शंकराचार्य अकेले व्यक्ति जिनको महापंडित कहा गया, बनारस चतुर्वेदी, इस तरह शिव पूजन सहाय, ऐसे जो हमारे यहाँ शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में जो बहुत जैसे विराट विभूतियां हैं, उनका जो आपस का पत्राचार है, ऐसे 25,000 से ज्यादा पत्र अपने संग्रहालय में उपलब्ध है। वो भी रिसर्च की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो वो राजी खुशी की चिट्ठियां नहीं होती थी, वो अपने समय के जो चिंताएं होती थी, अपने समय की जो प्राथमिकताएं होती थी, अपने समय के जो विमर्श होते थे, ये उन पर उनके सबके बीच उसमें छुपे हुए हैं। तो रिसर्च स्कॉलर की बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। सर, जैसा कि आपको तो आप मतलब कई पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, जिसमें पद्मश्री भी है, भारतीय हरिश्चंद्र पुरस्कार भी शामिल है। लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे नए बच्चे हैं, शुरुआत करते हैं, वो पहला पुरस्कार आपका कौन सा था जो आपके जहन में अभी तक है, जिसने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मतलब अंदर से प्रोत्साहित किया था कि हाँ अच्छा ये मेरी मतलब, क्योंकि उस दौर में जब आप थे, जब आपकी शुरुआत किया इसको आप इस तरह से लीजिए कि चाहे पुरस्कार हो या सम्मान हो, जी। इसकी भूख तो नहीं रही कभी जी। लेकिन जब भी कोई सम्मान या पुरस्कार मिलता है तो भीतर से एक संतोष होता है। संतोष किस बात का? हम जो कर रहे हैं वो हमारी दिशा ठीक है, हमने कोई अच्छा काम चुना है जिसको लोग आज, क्योंकि सार्वजनिक स्वीकार्यता उसकी जो है, सार्वजनिक स्वीकार्यता, आप जो कर रहे हैं उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी तसल्ली, ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है कि हमारे काम को लोग समझें, जानें, और यदि अच्छा है तो सराहें। तो वो सराहना का बोल आपको भीतर से संतोष भी देता है और आगे ज्यादा से ज्यादा करने की प्रेरणा भी देता है। यार कई बार तो ऐसा लगता है, जैसे हमारी पद्मश्री की आपने चर्चा की, वो पद्मश्री पत्रकारिता के लिए नहीं थी, वो सप्रे संग्रहालय रूपी ज्ञानपीठ की स्थापना में जो हमारे बरस लगे थे बहुत सारे जीवन के, ये उसके कारण मिली थी। और हमारे एक बड़े परम स्नेही व्यक्ति थे शंकर भाई ठक्कर, बहुत करोड़पति फर्म के कर्ता धर्ता थे, लेकिन उनकी रुचि थी इस काम में कि साहित्य वाले पत्रकार उनके बंगले में जाके ठहरते थे वहाँ जबलपुर में। उनका फोन आया जिस दिन घोषणा हुई पुरस्कार की, तो कहने लगे भैया अब बताओ, अब तो गजब हो गया, हमने क्या हुआ? अरे कहने लगे अब तो कबाड़ियों को पद्मश्री मिलने लगा। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि यात्रा ठीक रही। खास संतोष की बात ये है कि हमारी पद्मश्री के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई प्रस्ताव ऐसे नहीं कि जैसे राजनीति सरकार की तरफ जाते ऐसे नहीं गए। ये एक अलग तरह का वो था कि एक काम हो रहा है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये हमारे लिए ज्यादा संतोष की बात है। अब जब क्या होता है, जैसे बताया, वो बता रही थी बच्ची कि
जब वो हमारे यहाँ काम कर रही थी तो न्यूयॉर्क से भी आके काम कर रही थी। शोधार्थी आते हैं आपके बाहर से। जापान की एक बच्ची, उसे हिंदी में पीएचडी करना थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने अपना पंजीयन कराया था। उसका विषय था भारत में स्त्री चेतना का क्रमिक विकास और हिंदी की महिला पत्रिकाओं के विशेष संदर्भ में। वो काशी गई, प्रयाग गई, दिल्ली में घूमी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि तो वो निराश हो गई और उसने लौट के अपने साथ मित्र बने जाते हैं। 2 महीने से दिल्ली में थी वो, तो दोस्तों से कहा कि भाई नहीं हो पा रहा है तो हम वापस जाएंगे, फिर देखेंगे कौन से विषय में करना है, यहाँ करना है वहीं करना है। और उसके ये तय हुआ कि कल शाम को इसको फेयरवेल देंगे, फिर 2-3 दिन चली जाएगी जी। तो कॉफी हाउस में इकट्ठे हुए। कॉफी हाउस नाश्ते पानी का स्थान नहीं होता, वो तो अड्डा होता है बैठने का। लोग बैठते हैं घंटों, घंटों बैठते हैं, बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये होता है। वहाँ अखबार और मैगजीन सी पड़ी होती है। संयोग की बात, जिस टेबल में वो बैठे थे उस पर इंडिया टुडे था, अंग्रेजी वाला। उसके बीच में सेंट्रल पेज में 2 पेज का फीचर सफेद संग्रहालय पे था। वो इंडिया टुडे सारी भाषाओं में था। उसने देखा तो उसमें बीच में बॉक्स बना दिए थे सजावट के लिए, इम्पोर्टेंट इंट्रो जैसा निकाल के। उसमें उसने देखा तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे उसको गृह लक्ष्मी दिख गया। अच्छा। गृह लक्ष्मी 1909 में निकली थी इलाहाबाद से और ये हिंदी की अच्छी पत्रिका थी। तो जब उसे देखा तो कह रहा यही तो हम ढूंढ रहे थे। अच्छा। हाँ, तो पूरा उसने पढ़ा और फिर उसने सब खाना पीना सब हो गया। उसने कहा कि भाई इसका बिल हम चुकाएंगे। कह रहे नहीं, फेयरवेल का तो हम लोगों ने दी है। कह रहे नहीं, हम जा ही नहीं रहे हैं, अब हम जापान नहीं जा रहे, हम भोपाल जा रहे हैं। और उस बच्ची का 3 महीने में उस बच्ची का काम हो गया पूरा, उसको पीएचडी मिली। तो देश से बाहर भी, देश के विश्वविद्यालय के बच्चे तो आते ही हमारे यहाँ। सप्रे संग्रहालय में अभी तक 1200 से अधिक शोधकर्ताओं ने पीएचडी डीलिट, 8 तो डीलिट है, एक डीलिट तो आपके सामने बैठी। जी। 8 डीलिट, पीएचडी और एमफिल तो बंद हो गया है। ये कि हम लोग बड़ा तसल्ली होती, बहुत संतोष होता है कि संग्रहालय जिस उद्देश्य से बना था उसमें अपनी सार्थक सफलता नहीं, अब सार्थकता का एहसास होता है। 30,000 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएं, आप लोगों ने बड़े नाम सुने होंगे, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये तो हिंदी का और पत्रकारिता के स्तंभ। दिनमान के बारे में लोग कहते थे कि ये पत्रकारों को और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इनकी पूरी की पूरी फाइल पहले अंक से लेके आखिरी अंक तक सब अपने यहाँ। कल्याण की पूरी फाइल, कल्याण एक बहुत असाधारण पत्रिका है, 100 साल होने वाले उसको अभी 2026 में। तो ऐसी अनेक पत्रिका, सरस्वती के नाम पे एक युग है हिंदी साहित्य, द्विवेदी युग, उसकी 1903 से शुरू के 2 साल की तो नहीं है पाए वो उसकी प्रतियां, बाकी पूरी है। तो ऐसी सैकड़ों पत्रिकाएं हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। अब जैसे पंच के बीच में बंद हो गई थी 150 साल बाद, जब तो हंगामा मच गया था, पंच जैसी पत्रिका कैसे बंद कर दोगे, तो दोबारा चालू करना पड़ी उस संचालन को। उसकी फाइल पूरी पता नहीं कितने दिन की है। रीडर डाइजेस्ट सबसे अच्छी पत्रिका मानी जाती है। एक द फील्ड और द ग्राफिक्स, आपको फील्ड में ये मिल जाएगा कि जो विंबलडन होता है, ये तो टेनिस का तीर्थ है, तो विंबलडन का मैदान किसने बनाया, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, उसमें पहला मुकाबला किनके बीच खेला गया, और पुरस्कार करने के लिए खुद इंग्लैंड के राजा और रानी कैसे आए थे वहाँ, ये सारे विवरण और उनके चित्र जो उन्हें छापे, ब्लैक एंड व्हाइट है, सब शाम चित्र है, लेकिन वो आज के आप सेट की तुलना में ज्यादा बेहतर चित्र हैं। तो ये भी है हिंदी भाषा के विकास का तो सारा क्रम, हिंदी की जो हिंदी गद्य का विकास है वो तो हिंदी के साहित्य संपादकों और साहित्यिक पत्रिकाओं का अध्ययन है। हिंदी की कविताएं, फिर जिन माधवराव सप्रे के नाम पर ये हमारा संग्रहालय है, ये कोई छोटे व्यक्ति लिखे, असाधारण मेधा के धनी थे, तो माधवराव सप्रे के नाम पर आप इससे अंदाज कर लीजिए कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने लिखी। क्या बात है। हिंदी में समालोचना शास्त्र का वैज्ञानिक पद्धति से विकास
माधवराव सप्रे ने किया। हिंदी में शिक्षा संबंधी निबंध सबसे पहले माधवराव सप्रे ने लिखे। हिंदी में तिलक महाराज का गीता रहस्य, उसका हिंदी में अनुवाद, उसके 40 संस्करण निकल चुके अब तक। अच्छा। ऐसा असाधारण अनुवाद हिंदी में माधवराव सप्रे ने किया। समर्थ स्वामी रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु, उनका ग्रंथ दासबोध, उसका अनुवाद सप्रे जी ने किया। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे और उनके शिष्य जो ने भगवान मानते थे, उनके 2 शिष्यों के नाम आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है। वो शिष्य कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ये तो अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, रिटायर होते पेंशन भी थी, चले जाते। सप्रे जी ने समझा कि ये जो बच्चे होनहार बालक है, इसको हमको ये सब आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने सब उनका चयन किया और उनसे कहा कि तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जो जीवन है, ये राष्ट्रीय कार्यों के निमित्त हुआ है। तो आज माखनलाल चतुर्वेदी ख्याल देखिए, हिंदी के महाकवि, महान संपादक, चिंतक और आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनानियों में से एक। रतौना में कसाई खाना खुल रहा था, जहाँ रोज 1200 से 1500 गाय बछड़े काटे जाना थे। रतौना सागर से 10 किलोमीटर भोपाल रास्ते पर पड़ता है। माखनलाल चतुर्वेदी उसके खिलाफ अभियान चलाया और वो सरकार को अपनी योजना वापस लेना पड़ी। और उसमें एक बहुत बड़ा महारथी मिला उन्हें, सिपाही। कौन? भाई अब्दुल गनी। अच्छा। गाय बछड़े नहीं कटे, इसके लिए करमेल जो लड़ाई लड़ रहा था मैदान में, वो लड़ाई भाई अब्दुल गनी लड़ा थे सागर। बताइए, ऐसी बातें हैं जो सर जो अद्भुत हैं और लोगों को पता नहीं है। ये सर आज आपने संग्रहालय के बारे में इतनी अभी देश और विदेश में जो लोग आपको सुन रहे होंगे सर, वो जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भोपाल में किस नायाब चीज का खजाना यहाँ मौजूद है। जो लोग दर दर इस चीजों को ढूंढते हैं या परेशान होते हैं, तो उनके लिए माधवराव सप्रे संग्रहालय तो एक वरदान के रूप में साबित होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा बच्चियों का जी। पिछले कई वर्षों से हम लोग 10-15 वर्षों से देख रहे हैं। हाँ, आप मेरिट दे दिए परीक्षाओं की, उसमें 10 में से 6 लड़कियां होंगी, 7 लड़कियां होंगी, कई बार तो 8-8, 9 लड़कियां होती हैं। हाँ। PhD करने ही वही सबसे ज्यादा निकलती है। और उनके साथ एक समस्या होती है, यदि वो कहीं साधारण सामग्री की तलाश में जाएं, तो या तो उनके पिताजी जाएं साथ में, या काका जाएं, मामा जाएं, भाई जाएं, या शादी हो गई तो उनके पति घूमे। हमारे यहाँ कई बार आते हैं, पति लेके आते हैं, बेचारा पति उनके बच्चे खिलाता है, बाहर बैठ के लड़कियां काम करती है। वो लड़कियों को दर नहीं भटकना पड़ता, एक सप्रे संग्रहालय में आके उनका काम हो जाता है। वहाँ उनको सारी अपनी आवश्यकता की चीजें। अब आप दूसरा नाम सुनिए उनके शिष्य, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। अच्छा जी। द्वारका प्रसाद मिश्र को सप्रे जी ने एक चिट्ठी लिखी और इनको कोलकाता भिजवाया। और वो चिट्ठी लिखी उन्होंने शिशिर कुमार घोष को, जो अमृत बाजार पत्रिका, जो उस समय हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ अखबार था। लिखा कि ये बहुत होनहार, बहुत अच्छा बालक है, इसको अपने 1 साल पत्रकारिता की ट्रेनिंग दें और इसको 50वें महीने वजीफा भी दें। अच्छा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आए वहाँ, तो श्री शारदा जैसी नामी पत्रिका के संपादक हुए। श्री शारदा का इतिहास ये है कि आज हिंदी में हम छायावाद जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा में की। लोकमत नाम का दैनिक अखबार जो जौनपुर से निकला था, उसके संपादक द्वारका प्रसाद मिश्र। बाद में सारथी निकाला, हिंदुस्तान के मतभेद के मुख्यमंत्री बने। ये सारे हैं, लेकिन ये दोनों के अपने जो कमरे होते थे पढ़ने के, उसमें इनके सिरहाने पर सप्रे जी की तस्वीर लगी होती थी और ये कहते थे सप्रे महाराज हमारे भगवान हैं। ये कंट्रीब्यूशन था सप्रे जी का। और 1924 में देहरादून में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसके अध्यक्ष सप्रे जी बनाए गए थे। सर, पत्रकारिता का आपने वो युग देखा है जो स्वर्ण युग कहा जाता था, और इस तरह से जो आप जितने हमारे गुरुओं के नाम ले रहे हैं, पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले, और उसके बाद आप आज का भी पत्रकारिता का ये दौर है, ये देख रहे हैं, तो आपको तब के दौर में और आज की हमारी पत्रकारिता में आपको क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है? हाँ, इसमें 2-3 अलग महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जी। पहले अखबार निकालने में या पत्रिका निकालने में, या आज के जमाने में जो टीवी के चैनल चल गए हैं, या आपका सोशल मीडिया, खैर एक और में काम हो जाता है, लेकिन इनमें लागत बहुत लगने लगी है। जब पूंजी बढ़ेगी
तो पूंजी तो अपने साथ अपना स्वभाव लेके आती है। पूंजी का अनिवार्य स्वभाव है मुनाफा। इसका भी एक बड़ा किस्सा है। 1947 में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन दिल्ली में शुरू हुआ। उसका नाम नवभारत रखा गया। शेर डालमिया, मतलब ये जो अभी जिनके हाथ में है JNK, ये उनके कमान वाला परिवार है। तो डालमिया ने जब ये अखबार निकाला तो इन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी, बड़े शिखर संपादक और प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत काम किया उस आदमी ने, उन्हें चिट्ठी लिखी। अच्छा, बड़ी मुसीबत में थे बनारसी दास चतुर्वेदी, आर्थिक रूप से बहुत संकट में थे। और उन्हें चिट्ठी लिखी कि ये अखबार हम चालू कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसका संपादक आप हमारे अनुरोध स्वीकार कर लें, आप आए। और जो प्रस्ताव था वो ये था कि 750 महीने तनख्वाह, उस समय कलेक्टर और 350 मिलते थे, भत्ते से स्कूल लेते। तो ये तनख्वाह, रहने के लिए एक अच्छा निवास, बंगला और सोफर, मतलब ड्राइवर सहित कार। तो उन्होंने इसका जवाब लिखा चिट्ठी का। उन्होंने लिखा कि आपने अपने समाचार पत्र के संपादक के रूप में मुझे आमंत्रित किया है, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ। इस समय मेरी आर्थिक परिस्थिति, उनका बड़ा कुटुंब का दायित्व था उनके ऊपर, इस समय मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने वरदान दे दिया हो। एक पैराग्राफ खत्म। अब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन चूंकि मैं पत्रकारिता के धंधे में पूंजीपतियों के प्रवेश के विरुद्ध हूँ, इसलिए मैं सिद्धांत है आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा करें। ये ऊंचाई थी, जरूरतमंद आदमी, लेकिन वो पत्रकारिता के दौरान। अब लेकिन जब ये ज्यादा बड़ा, पहले क्या होता था, संपादक की संस्था का महत्व ज्यादा था और जो संचालक लोग थे वो संपादक के कोई बात नहीं बनते थे, सम्मान देते थे। तो वो जानते थे कि ये अखबार तो संपादक से चलता है, संपादक की नीति से चलता है। भाई गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराटकर ने चेतावनी दी थी कि आज जो चल रहा है, लेकिन जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं उसमें ये ऐसा पत्रकारिता आज के जैसा काम नहीं रहेगा। ये चेतावनियां दी हैं सबने। तो अब क्या हो गया कि जब पूंजी बढ़ेगी तो ये लागत होगी, बोला तो आज मुनाफा निकालेगा, तो फिर ये सारी गड़बड़ियां होंगी। इसलिए पूंजी का दबाव बढ़ रहा है, लाभ का लालच बढ़ रहा है। लाभ होता है तो लोभ और लालच साथ लेके आता है। लेकिन अब इसके बाद फिर एक बात होती है कि इसमें भी सावधानी की बात यह है कि बाजार कभी समाज से बाहर नहीं रहा है। बाजार हमेशा से समाज का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन बाजार सहायक और सेवक के रूप में अच्छा होता है, जब स्वामी बनता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस समय दुर्भाग्य ये है कि ये जो हमारे यहाँ बाजार है पत्रकारिता के, समाज उसका स्वामी के रूप में काम कर रहा है, और ये स्वामी के रूप में जो काम करना है ये बहुत गलत हो रहा है। आप देखें अभी अडानी को लेके इतना सारा बवेला मचा हुआ है। बहुत सारे अखबार और मीडिया वाले जो हैं उनमें चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अब यही पता नहीं चलता है किस अखबार में या किस चैनल में उसका असली मालिक कौन है। असली मालिक कौन है, सही बात है। तो पहले नहीं होता था। सर, आपने बहुत सारी तमाम जानकारियां दी, बताया किस तरह से आपने जो है मतलब यहाँ तक का सफर आपने तय किया, किस तरह से आज आप आदर्श कहे जाते हैं पत्रकारिता में। सभी के लिए आपका जो शोध संस्थान है वो विद्यार्थी को कितना लाभ दे रहा है, किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी जो है वो इस तरह से जो लाभ है हमारे शोधार्थी हैं और जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए माधवराव सप्रे ज्ञानपीठ हमारा मतलब अद्भुत कार्य जो आपने समाज के लिए किए हैं, सबके लिए किए हैं, वो तो सराहनीय है ही। मैं चाहूंगी कि आप चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या अपना संदेश देना चाहते हैं, ताकि वो भी जो है आगे बढ़ते रहें और समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ ऐसा करें जिस तरह से आज आपके पच्चीनों पर चलकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको आदर्श मान रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई भी हो। संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। एक धुन लगी कि कुछ करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए जो सार्थक हो, इसलिए किया। लेकिन फिर भी
हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के एक नागरिक के रूप में मुझे लगता है हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जो बहुत ही उजले अध्याय हैं, बहुत उज्जवल पक्ष हैं, अब लेकिन और इसमें हमें हीन ग्रंथि में नहीं उलझना चाहिए। हमको एक तो अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद हो गए, अभी अंग्रेजी की गुलामी से आज़ाद होने का एक बड़ा भारी मिशन बाकी है, क्योंकि अंग्रेजी कोई ज्ञान विज्ञान की अकेली भाषा नहीं है, ठीक है उसका भाई। बिना अंग्रेजी के फ्रांस ने, रूस ने, चीन ने, जापान ने, जर्मनी ने, सबने तरक्की की है, और इनमें कोई ब्रिटेन से या यूरोप और अमेरिका से पीछे नहीं है। ये तो हमारे यहाँ हमारी अपनी जो भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, और उसी के समकक्ष, उसी के समान सम्मान के अधिकारी हमारे यहाँ अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके प्रति हमें अपने समर्पण निष्ठा के साथ उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और ज्ञान अर्जित करने के लिए अकेली अंग्रेजी है, जो भाषा चाहो वो सीखो, किसी भाषा से कोई बैर नहीं है, लेकिन वो कोई भाषा हमारे ऊपर सिर पे सवार हो जाए और हमारी भाषाओं को बाहर कर दे चलन से, ये ठीक नहीं है। फिर एक कई चीज हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, और वो उदाहरण ये है कि आप ये देखेंगे कि हम लोग एक उदाहरण देते हैं चाणक्य का, तो चाणक्य को लोग कहते हैं मैकियावेली ऑफ इंडिया, कहते हैं ना। अब चाणक्य का जन्म जो हुआ था वो ईसा से 376 साल पहले का कार्य होगा, और जो मैकियावेली साहब हैं, इनका जो साल है वो इनका जन्म भी 1469 में हुआ था, ठीक है। तो 14 और 3 1700, 1700 साल पहले जो महान व्यक्ति हमारे भारत में जन्मा, जैसे एक असाधारण कार्य किया था, उससे हम मैकियावेली सर्टिफाई करेंगे, उससे मैकियावेली प्रमाण पत्र बनेगा कैसे? कुछ चाणक्य क्या था, मैकियावेली की जरूरत है कि चाणक्य था वो कोई मैकियावेली छोटा आदमी नहीं था, लेकिन चाणक्य बहुत महान व्यक्ति थे। हमें अपने महान लोगों पर, हमारे अपनी महान विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे एक नाम है समुद्रगुप्त, ऐसा पराक्रमी सम्राट और सेनापति जो कभी हारा ही नहीं। अब उनकी तुलना करते हैं समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। अरे इनके बीच में भी उतना ही फर्क है, सही बात। तो कैसे तुलना होगी? जो आदमी 1500 साल, पौने 2000 साल पहले अपना चमत्कार कर गया, और ऐसे ही एक तुलना होती है कालिदास की, उनसे कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इनके बीच में उतना ही फर्क है। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के समय के, तो ये क्यों होता है ऐसा? तो हमें अपने महान लोगों पर गर्व होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मैकियावेली या नेपोलियन या शेक्सपियर छोटे हैं, ये नहीं कह रहे, वो अपनी जगह महान है, लेकिन हमें अपने महानों पर गर्व होना चाहिए। और उनके महानता की प्रमाणीकरण के लिए हमें किसी पश्चिम को उठाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है जो हम चाहते सब लोग ध्यान रखें। एक बात, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी कोई यदि है, मतलब कैंसर, एड्स, ये तो बहुत छोटे उसके आगे, वो है समय की बर्बादी। हिंदुस्तान में समय की पाबंदी नहीं है। समय की पाबंदी जिस दिन हिंदुस्तान के हर आदमी, और दूसरे से ना कहें, ये उपदेश देने की चीज नहीं है, ये आचरण में लाने की चीज है कि हम अपने जीवन के एक एक मिनट, एक एक पद, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, उसकी पाबंदी रखेंगे। ये यदि हमने कर लिया तो आधी बीमारियां इस देश की दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी सारी तमाम जानकारियाँ। लेकिन ये जो हमारा एपिसोड है बहुत छोटा है, क्योंकि आपके ज्ञान के सागर के आगे एक जो कुछ थोड़ा सा पल है, ये काफ़ी समय कम है, और हम चाहेंगे कि इन बातों को आगे भी अपने दर्शकों तक यूँ ही पहुँचाते रहें। बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारी ऐसी बातें, जो चीज़ें हमारे युवाओं को हमें नहीं पता है, वो हमें श्रीधर जी ने बताई, उनसे अवगत कराया। किस तरह से हमारे महान व्यक्तित्व थे, उनकी क्या महानता रही है, उन्होंने उनके साथ जिया है, उनके आज उनकी बातें जो हम लोगों के बीच नहीं है, हम नहीं जानते, वो सब हमारे बीच आज यहाँ आकर आपने जो जानकारी, तमाम चीज़ें और जो बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को दें, ताकि और भी ज्ञान की धारा बहती रहे और उन तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने जो आपके दर्शक और श्रोता उन्हें बताइए कि जिसे भी जरूरत हो संदर्भ की, सफरे संग्रहालय सदैव उनका स्वागत करता है।